जय हिंद फ्रेंड्स। बेसिक इलेक्ट्रिकल में डीसी और नेटवर्क थ्योरम हमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद हमने क्या कर लिया है, सिंगल फेज एसी स्टार्ट कर लिया। सिंगल फेज एसी में भी हमने ये देख लिया कि एसी का जनरेशन कैसे होता है। वाई एसी इज प्रेफर्ड दैन डीसी, ये भी देख लिया था। और सिंगल फेज एसी में हमने ये देख लिया था कि उसकी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। फुल वेव और हाफ वेव साइनोसॉइडल हमने देख लिया था। बाकी किसी भी वेव फॉर्म का आप देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, एवरेज निकालना हो तो एरिया डिवाइडेड बाय बेस, और आरएमएस निकालना हो तो पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट निकालेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एसी अगर हमारी डेवलप हो गई, आरएमएस और एवरेज वैल्यू आ गई, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि आरएलसी जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनका बिहेवियर एसी के प्रति कैसा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। सिंगल फेज एसी with circuit elements R, L and C। पहले हम इनका अलग अलग देख लेते हैं बिहेवियर, उसके बाद तीनों को कंबाइंड कर देंगे और फिर देख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आपको कहा ना जाए हमेशा आपको ये मानना है कि साइनोसॉइडल एसी सोर्स हमने लगाया है। पहली बात, चीजें आइडियल रूप में चल रही हैं। आइडियल रूप का मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस है तो प्योर रेजिस्टेंस है, उसमें इंडक्टर पार्ट नहीं है। अगर इंडक्टर है तो इसका मतलब वो प्योर इंडक्टर है, उसमें रेजिस्टिव पार्ट नहीं है। और अगर कैपेसिटर है तो इसका मतलब प्योर कैपेसिटर है और उसमें भी रेजिस्टिव पार्ट नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिकल हम बढ़ते जाएंगे आगे, हम चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, फिर हम आगे सबको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पहले एक इजी उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग है आर विद रेजिस्टेंस विद सिंगल फेज एसी। अगर हम रेजिस्टेंस को एसी सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। यहां पर साइनोसॉइडल वोल्टेज है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये है रेजिस्टेंस और यहां पर करंट फ्लो हो रही है I। ठीक, V का मतलब, ये वाले स्मॉल v का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये स्मॉल I का मतलब है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर। V की वैल्यू रख दीजिए वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। वी एम बाई आर को आई एम लिख देंगे, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी। दो चीजें यहां पर ध्यान में रखना है आपको। वो क्या रखना है कि अगर V का एक्सप्रेशन ये है वी एम साइन ओमेगा टी, तो I का एक्सप्रेशन क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिव सर्किट में, इन द रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, या ये कहिए वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। एक ही फेज में वोल्टेज और करंट हैं। अगर वोल्टेज इधर है तो करंट भी इधर होगी। फेजर डायग्राम में आपको ये बताया गया था, अगर नहीं बताया गया तो ये जान लीजिए कि ये लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को, और एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। मतलब वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक अब अगर ऐसा है तो पावर निकाल लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम।
डेरिवेशन आपसे रेयर ही पूछा जाए, लेकिन इनके रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा। पहला रिजल्ट ये है कि अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं। पावर निकाल लेते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। वी की वैल्यू रख लीजिए Vm साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू रखिए Im साइन ओमेगा टी, मल्टीप्लाई कर लीजिए Vm Im, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी Vm Im डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें पावर की एवरेज वैल्यू चाहिए। Vm Im को क्या मैं ये लिख सकता हूं, Vm बाई रूट 2 Im बाई रूट 2, और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती ही, आपको बता चुके हैं साइन और कास की। अगर मैं फुल साइकिल में एवरेज निकालूं तो प्लस और माइनस ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, 0। तो इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज पावर VRMS इंटू IRMS, यही होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो 3 चीजें याद रखना है। एक तो ये पावर की ये वैल्यू है, ठीक। फेजर डायग्राम, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। अगर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाऊं तो करंट भी इधर होगी, ठीक। आपकी मर्जी, कैसे भी दिखा लीजिए। अब यहां पर जो है वो वेव फॉर्म कैसे दिखाएंगे, तो वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। ये है वोल्टेज ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, ये है वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये है पाई, यहां पर है 2 पाई। अगर वोल्टेज ऐसे है तो करंट भी ऐसे ही होगी, साइनोसॉइडल। कहने का ये मतलब है कि जहां पर अगर सेम फेज में है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर करंट मैक्सिमम होगी, जहां पर वोल्टेज मिनिमम है वहां पर करंट मिनिमम होगी। तो करंट की वैल्यू भी कुछ ऐसी होगी। ये है करंट की वैल्यू Im। पावर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है पावर एवरेज वैल्यू। इसको जैसे साइकिल बनी है वैसे ही आप इसको तोड़ लीजिए अलग अलग पार्ट में। पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस। तो पावर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। पावर की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि लोड पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेजिस्टेंस सर्किट में लगा होगा, खाली प्योर रेजिस्टेंस, वो पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम करके करता क्या है, I स्क्वायर R हीट के रूप में डिसिपेट कर देता है। एटमॉस्फेयर में क्या कर देगा, हीट के रूप में डिसिपेट कर देगा, ठीक है। एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। बात समझ में आ गई, ठीक। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीजें सीखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशन क्या है, पहली बात। दूसरी बात फेजर डायग्राम उसका, और तीसरी बात उसमें पावर का कंजम्पशन कैसा है। अगर पावर का कंजम्पशन कुछ हुआ तो उसको डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट।
इंडक्टर, जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, इंडक्टर लगाओ। अब पहले देख लेते हैं कि इंडक्टर होता क्या है। देखिए, ये एक वायर है, हमने इसको क्या कर दिया, वाइंडिंग की तरह लपेट दिया। ठीक, कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रेट वायर को हमने एक टर्न का आकार दे दिया, टर्न के रूप में क्या कर दिया, क्वाइल के रूप में क्या कर दिया, लपेट दिया। अब क्या किए, यहां पर टाइम वेरिंग, टीवी का मतलब टाइम वेरिंग वोल्टेज दिया। टाइम वेरिंग क्यों दिया, उसका कारण यह है कि जब भी आपका वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा, तो यहां पर है नंबर ऑफ टर्न n, तो वोल्टेज हमने लगाया तो करंट भी क्या होगी, टाइम वेरिंग होगी। टाइम वेरिंग वोल्टेज से टाइम वेरिंग करंट फ्लो हुई, वो करंट भी क्या होगी, टाइम के साथ वेरी करेगी। जब टाइम के साथ वेरी करेगी तो डी आई बाई डी टी से एक वोल्टेज डेवलप होगा क्वाइल के क्रॉस। यहां पर इस वोल्टेज का नेचर क्या होगा, इस वो ये वोल्टेज डेवलप क्यों हुआ, फैराडेला से। फैराडेला क्या कहता है कि जब भी आपकी टाइम वेरिंग फील्ड रहेगी सर्किट में, तो क्या करेगी, वोल्टेज डेवलप करेगी, ईएमएफ इंड्यूस करेगी। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जो वैल्यू होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो ये होती है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, जिसको आप लेंज लॉ कहते हैं, वो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसी को अपोज करेगा जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इस वोल्टेज के प्रोडक्शन के पीछे कौन है, करंट, और करंट के पीछे कौन है, वोल्टेज। रिवर्स चलिए, इस वोल्टेज के पीछे कौन है, करंट, करंट के पीछे कौन है, वोल्टेज। तो वोल्टेज वोल्टेज को अपोज करता है, करंट करंट को अपोज करती है। ठीक, तो ये जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब एसी में मैं साइन तो निर्धारित होता नहीं, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर प्लस माइनस यहां पर ले लेते हैं। तो अगर प्लस माइनस मैं ये लेता हूं इसका, तो यहां पर भी ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका साइन प्लस माइनस होगा। क्यों, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो अपोजिशन के कारण यहां पर माइनस साइन लगा देंगे। माइनस क्या होता है, ड्यू टू फैराडे सेकंड लॉ, या ये कहिए ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि इफेक्ट अपोजेस कॉज, जो कारण है वो क्या करेगा, जो प्रभाव है वो कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, ये जो एल है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है कि क्वाइल ने अपने ही क्वाइल में, अपने ही पोर्शन में, अपने ही बॉडी में क्या कर लिया, ईएमएफ इंड्यूस कर लिया। किसके कारण, इस प्रॉपर्टी के कारण। अगर मैं यहां से एल की डिफिनीशन दूं तो एल की डिफिनीशन क्या लिखूंगा, ई डी आई बाई डी टी। माइनस साइन तो केवल क्या बताएगा, डायरेक्शन को। तो मैं इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन यहां से देना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि अगर किसी क्वाइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्वाइल का इंडक्टेंस क्वाइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। लिख सकते हैं डिफिनीशन, तो लिख लीजिए यहां पर कि सेल्फ इंडक्टेंस of any coil is equal to voltage, sorry, EMF induced in that coil if rate of change of current in that coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर किसी क्वाइल में
करंट के चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक। तो ये एक तो एल की डिफिनीशन ये हो गई। दूसरा एल ये भी होता है एन स्क्वायर म्यू एल बाई ए। एन है नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू है परमिएबिलिटी, एल है लेंथ ऑफ कॉइल और ए है एरिया ऑफ कॉइल। ठीक। एल की जो यूनिट होती है वो होती हेनरी, इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, हेनरी। ठीक। या एल की यहां से अगर यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी? वोल्ट एम्पियर पर सेकंड, या ये कहिए वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। बात एक ही है। ठीक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो एल का मतलब हम लोग समझ गए कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। ठीक। तो अगर एल लगा हो तो सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है ये देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टेंस एल की वैल्यू तभी आएगी जब ये हो करंट क्या हो, टाइम के साथ चेंज करे। इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि वहां पर वोल्टेज सोर्स जो लगा है वो लगा है एसी। अगर आप वहां पर डीसी लगाते हैं, सपोज डीसी लगाएंगे, तो उसके पास साथ एक क्या लगा देंगे, स्विच। स्विच क्या करेगा? बार बार ऑन ऑफ होगा। ऑन ऑफ होते ही एक बार ऑन होगा, वो एक बार ऑफ। ऑन ऑफ करते ही क्या होगा? टाइम के साथ वोल्टेज या करंट चेंज होगी, और जब भी टाइम वेरिंग फील्ड अप्लाई होगी हमेशा टाइम वेरिंग करंट आएगी, और जिसकी वजह से इंडक्टेंस या ईएमएफ आएगा। फैराडे लॉ की कंडीशन ये है कि टाइम वेरिंग फील्ड ही होनी चाहिए, अदरवाइज ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अगर एक ऐसी करंट ले लेंगे जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक, मैग्नीट्यूड में, तो जैसे डीसी है, डीसी चेंज नहीं होती। अब चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? वो फिक्स है। जब फिक्स है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। यही कारण है कि जब डीसी सोर्स लगाते हैं तो कोई भी इंडक्टेंस की बात नहीं करता, इंडक्टेंस उसमें क्या मान लेते हैं? जीरो। बात समझ में आ गई? ठीक। चलिए, प्योर इंडक्टेंस लगा हो तब सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ये है वोल्टेज, करंट, इसका इंडक्टेंस है एल। ठीक। एल इज कॉल्ड इंडक्टेंस। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज VL नाम दे दिए। तो VL इज इक्वल टू माइनस L DI बाई DT, यही होता है। VL मैंने बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। यहां पर पुट कर दीजिए, तो VM साइन ओमेगा टी माइनस L DI बाई DT। ठीक। इसको उधर ले जाइए, तो माइनस VM बाई L साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू DI, इंटीग्रेट कर दीजिए DT। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस VM बाई L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू क्या आया?
वी एम बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो आई इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी एम बाई ओमेगा एल। ठीक, हाँ एक चीज और यहां पर वो करना था कि वी एल इज इक्वल टू माइनस वी एम, क्यों, ड्यू टू फैराडे लॉ। तो यहां पर माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें चूज करना है कि कौन सा इक्वेशन ले। माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस अंदर ले जाइए इस वाले एक्सप्रेशन से, तो वी एम बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अगर मैं इसको अंदर लेता हूं तो यहां पर दोनों निगेटिव हो जाएंगे, और ओमेगा टी यहां पर क्या है, पॉजिटिव, हर जगह आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ओमेगा टी कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ओमेगा टी के साथ जो एंगल होगा वो हमेशा प्लस माइनस होगा। तो यहां से वी एम बाई ओमेगा एल, इसको आप नाम दीजिए आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा एल को एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सेल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक नया नाम आपको समझ में आ रहा होगा। ये है वोल्टेज, तो स्वाभाविक सी बात है ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस को आर ना बोल करके इंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं और उसको नाम देते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल की यूनिट क्या होगी, ओम। क्यों, क्योंकि वोल्टेज V डिवाइडेड बाई ओम तभी मिलेगा आपको एम्पियर करंट। करंट क्या होती है, V बाई आर। ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक्सएल की यूनिट क्या होगी, ओम, और एल की यूनिट क्या होगी, और हेनरी। ठीक, तो एक्सएल और एल में कंफ्यूज मत होइएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। वोल्टेज क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज और करंट हमें पता है, और वोल्टेज और करंट पता है, तो जरा इसका फेजर डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यहां से आपको समझ में आ रहा है कि करंट 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो यहां पर लिख लीजिए इसकी प्रॉपर्टी कि करंट लैग्स, लैग का मतलब पीछे चलना, वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखिएगा कि इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल तो होता है, लेकिन कौन आगे चलता है कौन पीछे, तो याद रखिएगा वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे। बात समझ में आ गई, वोल्टेज आगे चलेगा, करंट पीछे। तो जो पीछे वाली क्वांटिटी है उसको हमेशा उस क्वांटिटी से क्लॉकवाइज दिखाते हैं जिससे वो पीछे चल रही है। ये नोटेशन आप याद रखिएगा, थ्रू आउट पूरे इलेक्ट्रिकल में यही चीज फॉलो होगी। जो क्वांटिटी लैग करेगी वो हमेशा उस क्वांटिटी के क्लॉकवाइज होगी जिससे वो लैग कर रही है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट मन में बैठा लीजिए। जो क्वांटिटी लैग कर रही है वो हमेशा उस क्वांटिटी के क्लॉकवाइज होगी जिससे वो लैग कर रही है, जिससे वो पीछे चल रही है, हमेशा उसके क्लॉकवाइज होगी। तो अगर मैं वोल्टेज को ये लेता हूं
तो करंट 90 डिग्री इससे पीछे होगी, करंट ये हो जाएगा। अगर मैं वोल्टेज को ऐसे दिखाता हूं तो करंट इससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। प्योर इंडक्टर में करंट हमेशा लैग करेगी कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक, चलिए, ये तो हुआ फेजर डायग्राम की बात। ठीक, एक यहां पर आपको ये भी पता चला कि जो क्वांटिटी, ये भी आप लिख लीजिए यहां पर ताकि आपको याद रहे। द क्वांटिटी विच लैग्स इज ऑलवेज 90 डिग्री फ्रॉम, सॉरी, is always in clockwise direction from that quantity from which it lags। जो लैगिंग क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी लैग कर रही है, जो क्वांटिटी पीछे चल रही है, वो हमेशा उस क्वांटिटी के क्लॉकवाइज में होगी जिससे वो पीछे चल रही है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि करंट वोल्टेज के 90 डिग्री क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, चलिए, तो 3 टर्म यहां पर याद रखने हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। एंगल के साथ साथ ये भी याद रखना है कौन आगे चलता है कौन पीछे। वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे। ठीक, दूसरी बात, एक नई चीज यहां पर मिली कि यहां पर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ना बोल करके इंडक्टर का रेजिस्टेंस को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, एक्सएल से डिनोट करते हैं। एक्सएल की यूनिट होती है ओम, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, जहां पर एल है सेल्फ इंडक्टेंस और एल की यूनिट होती है हेनरी। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं, फेजर डायग्राम हमने देख लिया, अब चलते हैं क्या इसके वेव फॉर्म में। वेव फॉर्म से पहले पावर देख लेते हैं, एवरेज पावर। पावर क्या हो जाएगी? V इंटू आई। V की वैल्यू क्या है? Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या थी? Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, इसको ये भी लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी इंटू Im कॉस ओमेगा टी, माइनस के साथ, माइनस हमने पहले ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Vm Im बाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। Vm Im बाई 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। साइन की पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां पर पावर कंजम्पशन 0 होता है, तो याद रखिएगा प्योर इंडक्टर कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान रखना है कि प्योर इंडक्टर जहां भी लगेगा वो कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। अब समस्या ये आती है कि अगर सर्किट में कोई एलिमेंट लगा है और वो करंट ड्रा कर रहा है, इसका मतलब वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा, और हमारे एक्सप्रेशन क्या बता रहा कि नेट पावर क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी कंज्यूम करके कर क्या रहा है। तो जरा वेव फॉर्म से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो चलिए वेव फॉर्म, ओमेगा टी वी Vm
ये है करंट आई। करंट क्या चल रही है, इससे पीछे चल रही है। तो अगर ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 2 पाई। करंट इससे 90 डिग्री पीछे चल रही है, इसका मतलब जब ये यहां पर होगा तो करंट यहां से स्टार्ट होगी। जहां पर एक का मैक्सिमा होगा वहां पर दूसरे का मिनिमा होगा। देख लीजिए, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पर हमेशा करंट मिनिमम रहेगी। 90 डिग्री का ये मतलब है। तो ये हुआ करंट की वेव फॉर्म। अगर मैं पावर ड्रा करता हूं तो पावर में वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, V इंटू आई। इस एरिया में देखिए, मैं दूसरे पेन से ड्रा कर लेता हूं। इस एरिया में देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है। यहां पर हमने साइन ड्रा कर दिया। ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। एक साइकिल कंप्लीट हो गई 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। जब हम इसको ऐड करेंगे तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि नेट पावर क्या है आपकी, 0। वेव फॉर्म से भी शो हो गया। अब समस्या ये आती है कि अगर इंडक्टर करंट अंदर ले रहा है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि वो आधे साइकिल के लिए, यहां से यहां के लिए पावर क्या है, नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव होती है लोड के केस में, तो याद रखिएगा कि लोड पावर क्या करता है, डिलीवर करता है। अगर वो पावर पॉजिटिव है इसका मतलब यहां पर वो क्या कर रहा, कंज्यूम कर रहा। तो ये याद रखिएगा, इंडक्टर क्या करता है कि पॉजिटिव साइकिल के लिए कंज्यूम किया, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई वो सर्किट को क्या करता है, वापस पावर देता है सोर्स को। तो नेट पावर क्या हो जाती है, 0। बात समझ में आ गई। इसका यही मतलब है इस डायग्राम का। जहां पर नेगेटिव पावर है उसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर उस समय सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, वो सोर्स को क्या कर रहा है, पावर दे रहा है। और जहां पर पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो उस समय क्या कर रहा है, पावर ले रहा है। तो नेट पावर क्या हो जाएगी, पावर गिवन इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब। तो नेट पावर क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब कि इंडक्टर ने ना तो सोर्स से कोई पावर ली और ना ही सोर्स को कुछ दिया। ठीक। तो इंडक्टर जहां भी लगेगा हमेशा याद रखिएगा कि वो करंट जो अंदर लेगा वो करंट क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक। और नेट पावर क्या हो जाएगी, 0। वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, कैपेसिटर। देख लेते हैं, जब कैपेसिटेंस लगा हो, कैपेसिटर लगा हो तो क्या होता है। कैपेसिटर को डिनोट करते हैं किससे, 2 पैरेलल लाइन से। ये उसकी प्लेट्स होती हैं, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक भरा होता है। ठीक। तो ये है आई, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। जैसे ही करंट यहां पर जाएगी, वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं, उस समय क्या होगा, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो चार्ज होते ही यहां पर प्लस माइनस वोल्टेज आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं VC। तो VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V
कैपेसिटर के अक्रॉस लिख लीजिए यहां पर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। ठीक, C है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और V है वोल्टेज। C की जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की वो होती फैरड, FARAD, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ठीक, तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, तो C dV बाई डी टी, C d बाई डी टी ऑफ Vm साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या हो गया, C Vm साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहां पर क्या आया, I इज इक्वल टू Vm, इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा C cos ओमेगा टी। ये क्या है, करंट Im, Im ही है ना, ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी, सॉरी cos ओमेगा टी। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। ऐसा क्यों किए, साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं किए, क्योंकि 90 माइनस थीटा करते तो ओमेगा टी निगेटिव हो जाता, और मैंने बता रखा है कि ओमेगा टी हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव। दूसरी चीज यहां पर ये जो है, ये एक रेजिस्टेंस है, उसको कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते तो उसको लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। XC की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, ओमेगा की वैल्यू 2πfc। ठीक, यहां से समझ में आ रहा होगा, V की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखिए, वोल्टेज ये गिवन है, करंट ये गिवन है, यहां से साफ साफ नजर आ रहा है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है। तो कौन पीछे चल रहा है, वोल्टेज। जब वोल्टेज पीछे चल रहा तो वोल्टेज करंट के क्या होगा, क्लॉकवाइज में होगा या नहीं होगा, या ये कहिए कि करंट अगर लीड कर रही है तो करंट वोल्टेज के क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। जो क्वांटिटी लीड करती है वो एंटी क्लॉकवाइज में होती है, और जो लैग करती है वो क्लॉकवाइज में, बस। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिए कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। ऐसा इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि हर एक में एक फिक्स नोटेशन है, कभी भी सर्किट में हमेशा वोल्टेज फिक्स रहता है, इस वजह से हम वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। तो रेफरेंस से ही हमें देखना है कि लीड है या लैग है। तो अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूं तो इंडक्टर में करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, और कैपेसिटेंस में करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखिएगा, ये वो करंट है जो कैपेसिटर कंज्यूम कर रहा है, वही लीड कर रही है। ये करंट क्या हो रही है, सर्किट के अंदर जा रही है ना, कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रही है। यहां से आप देख लीजिए करंट का साइन क्या है, करंट अंदर जा रही है कैपेसिटर के, तो ये करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कर रही नहीं कर रही। और इंडक्टर के अक्रॉस अगर यही करंट होती तो वो क्या करती, लैग करती, हम पिछले उसमें देख चुके हैं। ठीक, तो अगर मैं फेजर डायग्राम इसका बनाऊं तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अगर वोल्टेज रेफरेंस है तो करंट लीड करेगी, लीडिंग क्वांटिटी को एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, कितने डिग्री, जितने डिग्री लीड कर रही है, करंट लीड कर रही है कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो ऐसे बनेगा। अगर मैं वोल्टेज ऐसा ले लूं तो करंट कैसी बनेगी, इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। जो भी डायग्राम आपको फॉलो करना हो फॉलो कर सकते हैं। ठीक,
बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कैसे भी सर्किट में घुमाएगा, आप घूमेंगे नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं पावर के। एवरेज पावर V इंटू आई, V की वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू Im cos ओमेगा टी। Vm Im 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो गया Vm Im बाई 2, 2 साइन है cos है, साइन 2 है। एवरेज वैल्यू साइन और कॉस की पूरे साइकिल के लिए क्या होती है? 0। इसका मतलब कि कैपेसिटर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि एवरेज पावर क्या आ गई? 0। जरा वेव फॉर्म से भी देख लेते हैं। यह है वोल्टेज Vm, ड्रा कर दीजिए सेक्शन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए कि चल क्या रहा है, चीजें रटना ना पड़े, चीजें समझते चलिएगा। करंट क्या है? वोल्टेज से आगे चल रहा, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो अगर ये 0 है, तो अगर ये 90 पर क्या है? मैक्सिमम है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ये है करंट। पूरी साइकिल आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाएगी 2 पाई पर। पावर देख लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। और जब एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो नेट एवरेज, एवरेज में क्या होता है? एरिया। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया क्या है? इक्वल है। तो नेट पावर क्या हो जाएगी? एवरेज पावर 0। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर कैपेसिटर करंट अंदर ले रहा है, चार्ज कर रहा है अपने आप को, तो पावर गई कहां? तो सीधी सी बात यह है कि एसी की पॉजिटिव साइकिल के लिए, एसी की पॉजिटिव साइकिल के लिए कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है, और जैसे ही नेगेटिव साइकिल आती है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो वापस अपनी एनर्जी क्या देता है? वोल्टेज सोर्स को। तो नेट एनर्जी क्या हो जाती है? 0। जितनी उसने ली उतनी ही क्या की? वापस दे दी। ये सारी चीजें, सारी कंडीशन आइडियल कंडीशन है, आदर्श स्थितियां हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें अभी हम नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछे कोई कि प्योर इंडक्टर में पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो याद रखिएगा 0। प्योर कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन कितना होगा? 0। ठीक, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर ये पावर कंज्यूम नहीं करते, ये जितनी पावर लेते हैं सोर्स से उतनी ही उनको वापस कर देते हैं। आप फेजर, आप इससे वेव फॉर्म वाले डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। अगर इक्वेशन डिराइव करने को आएगा तो इक्वेशन भी आप डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, चलिए, ये तो हुआ क्या? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का अलग अलग बिहेवियर। ठीक, अगर तीनों लगे हों साथ में, इफ R, L and C
ऑल आर प्रेजेंट। जरा उसका भी सर्किट बना लेते हैं। अगर तीनों प्रेजेंट हो तो क्या होगा। चीजें बहुत आसान है, बस आप समझते चलिएगा। ये है रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टेंस और ये है कैपेसिटेंस। ये है सोर्स, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। करंट फ्लो हुई। करंट ये तो पता है कि साइनोसॉइड, ये अगर टाइम वेरिंग है तो ये भी टाइम वेरिंग होगी, ये कंफर्म है। लेकिन ये नहीं पता कि वो लीड करेगी लैग करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्योर सर्किट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते। इंडक्टर होता तो करंट लैग करती कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर कैपेसिटर होता तो करंट लीड करती कितने डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन यहां पर तीनों का कंबाइंड है तो तीनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। ये है रेजिस्टेंस, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको प्लस माइनस मानूं तो प्लस माइनस ये करंट अंदर जा रही है। इसके क्रॉस वोल्टेज VL और इसके क्रॉस वोल्टेज VC। ठीक, जरा फेजर डायग्राम में इसको ड्रा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये है करंट I। हमने करंट को क्यों माना? ऐसा इस वजह से माना क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो सीरीज में सभी में एक ही करंट फ्लो होगी, इस वजह से मैंने करंट को रेफरेंस माना। अदरवाइज हम जनरली क्या मानते हैं, वोल्टेज को रेफरेंस। ठीक, सीरीज की वजह से हमने करंट को रेफरेंस माना। ये बात तो समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखूं तो करंट के सेम फेज में होगा, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो VR की वैल्यू इधर ही होगी जिधर करंट जा रही है। होगी या नहीं होगी? होगी। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लीड करता है लैग? इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर करंट लैग कर रही है तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड। तो जो VL होगा वो इधर कहीं होगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री करंट से। और सिमिलरली VC किधर होगा, इधर। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। क्यों? क्योंकि करंट लीड करती है। तो VC ये होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं इसको रियल एक्सिस मानूं तो ये दोनों किसके पार्ट हुए, इमेजिनरी के पार्ट हुए या नहीं हुए। अगर मैं मानता हूं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ है तो इस इधर की तरफ मैं ये मान लेता हूं VL माइनस VC मान सकता हूं। ये है टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज V। V क्या है, इन सब का सम। तो V क्या है, VR प्लस VL माइनस VC है या नहीं। अगर VC बड़ा हुआ तो यहां पर लिख देंगे VC माइनस VL, मतलब ऐसे आ जाएगा। यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन VC माइनस VL और ये है R VR। ठीक, तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि VL क्या है, बड़ा है। ये दोनों पता है, कंफर्म है कि ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस के पार्ट हो गए और ये क्या है, रियल एक्सिस का पार्ट। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू VR प्लस VL माइनस VC। माइनस की जगह डिफरेंस लगा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि VL बड़ा है कि VC बड़ा है। ठीक, करंट सेमी फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस को यहां पर लिखते हैं Z इज कॉल्ड इंपीडेंस। Z क्या है, इंपीडेंस। और इसकी यूनिट क्या है, ओम। क्यों? क्योंकि ये V क्या है, I इंटू जेड। तो I इंटू आर ही वोल्टेज बनाता है। R की यूनिट क्या होती है, ओम। तो Z की यूनिट भी क्या हो जाएगी, ओम। बस इसका नाम एक अलग है जिसको बोलते हैं इंपीडेंस। तो इसको लिख देंगे IR, लिख देंगे प्लस। अच्छा, ये एक फेजर डायग्राम है तो इसको फेजर लिख दीजिए। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए यहां पर, ये है VL माइनस VC, ये है VR। तो टोटल रिजल्टेंट V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। तो यहां पर
अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल आई इंटू एक्स सी। तो यहां से आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको बोलेंगे नेट इम्पीडेंस। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर देख लेते हैं। ये था फेजर डायग्राम, ये था वी आर, इधर की तरफ ही आई है, ये है वोल्टेज, ये है वी एल माइनस वी सी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एंगल थीटा को निकालूं तो टेन थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ये थीटा पॉजिटिव है तो इधर। अब ध्यान से देखिए, अगर थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब वोल्टेज ये है, करंट ये, तो कौन क्लॉकवाइज में है, करंट। तो इसका मतलब करंट क्या हो रही है, लैग कर रही है। तो याद रखिएगा, यहीं पर लिख लीजिए, इफ वी एल इज ग्रेटर देन वी सी करंट लैग करेगी। कितने डिग्री लैग करेगी, वो डिग्री यहां से पता चलेगी। और अगर वी सी बड़ा होगा तो करंट क्या करेगी, लीड करेगी। कितने डिग्री लीड करेगी वो यहां से पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan थीटा का मान पॉजिटिव है, यहां पर लिख लीजिएगा tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब करंट लैग। tan थीटा नेगेटिव, इसका मतलब करंट लीड। किस केस में, इंपीडेंस के केस में। ठीक, करंट अगर tan थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब करंट लैग कर रही है, वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और कैसे जाने लैग कर रही है, जो क्लॉकवाइज में आएगा जिसके वो लैग करेगा। करंट वोल्टेज के क्लॉकवाइज में आ रही है, इसका मतलब करंट क्या हो रही है, लैग कर रही है। अगर मैं वीसी बड़ा लूंगा तो करंट, तो डायग्राम ऐसे बनेगा, वी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा वीसी माइनस वी एल, और करंट ऐसे है। तो करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, कितने डिग्री, थीटा डिग्री। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर रटिएगा नहीं चीजों को, ऐसे ही निकालता है। ठीक, तो यहीं पर लिख लीजिएगा कि अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी तो सर्किट बिहेव्स एज इंडक्टिव सर्किट। प्योर नहीं होगा, बस इंडक्टिव होगा। एंड इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, करंट लैग करती है, लीड लैग करती है, एंड करंट लैग्स वोल्टेज। इफ एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट बिहेव्स एज कैपेसिटिव सर्किट। एंड करंट लीड्स। कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या होती है, लीड करती। बात समझ में आ गई। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात कुछ आपको बतानी है, वो क्या बतानी है वो देखिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसका कॉस ले लेंगे तो हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब ध्यान से देखिए, कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। ये आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1।
अब माइनस तो हो नहीं सकता, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, याद रखिएगा cos थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, 0 नहीं हो सकती। ठीक, या प्योर में मान भी लीजिए 0। अब देखिए वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, तो अगर हमारा रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टेंस लगा है, तो प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं, दोनों सेम फेज में चलते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो याद रखिएगा प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है, 1। या ये कहें कि अगर पावर फैक्टर 1 है तो सर्किट का नेचर क्या है, तो आप बता लेंगे कि रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें क्या लगा है, प्योर रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक। अगर प्योर इंडक्टेंस हो, प्योर इंडक्टेंस होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो cos 90 0, इसको बोलेंगे जीरो लैगिंग। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस के तौर पर हमेशा क्या लेते हैं, वोल्टेज। तो करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं प्योर इंडक्टेंस वो सॉरी प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखूं तो करंट क्या कर रही है, लीड करेगी, कितने डिग्री, 90। यहां भी क्या होगा, cos 90 0, लेकिन यहां पर नेचर बदल जाएगा, 0 तो है पावर फैक्टर, लेकिन क्या है, लीडिंग। करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है। कहानी समझ में आ गई? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 1, और प्योर कैपेसिटिव हो, प्योर इंडक्टिव हो, पावर फैक्टर क्या होता है, 0, लेकिन इंडक्टर में लैगिंग और करंट में वो कैपेसिटर में लीडिंग। लीडिंग एंड लैगिंग कैसे देखते हैं, वोल्टेज को रेफरेंस मानकर, करंट लैग करेगी तो लैगिंग लिखेंगे, करंट लीड करेगी तो लीडिंग लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए एक चीज और आपको बता दूं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की क्लास ले रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है वो आप लोगों ने पढ़ा है, नेटवर्क थ्योरम और ये सब। हम एलिमेंट की चर्चा कर रहे हैं, ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूं ये आपके आगे काम आएगा, ठीक, जब आप मशीन और पावर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन अभी से जान लीजिए कि क्या है कहानी। कहानी ये है, ध्यान से देखिए, अगर रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा करंट की डायरेक्शन, करंट अंदर जा रही है, इंडक्टर है, यहां भी करंट अंदर जा रही है, इसको मैं लेता हूं आई आर, रेजिस्टेंस में करंट, इसको लेता हूं आई एल, इंडक्टर में करंट, और ये है सी, इसको मैं लिखता हूं आई सी, कैपेसिटेंस में करंट। ठीक, यहां पर क्या है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में चल रहा है, यहां पर करंट लैग कर रही है, कितने डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, या एक ही तरह सबको बना लेते हैं पहले, ये वोल्टेज तो करंट लीड कर रही, तो करंट ऐसे हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडक्टर जो करंट कंज्यूम कर रहा वो लैग कर रही है, कर रही नहीं कर रही, कैपेसिटर जो करंट कंज्यूम कर रहा, कंज्यूम जो इसके अंदर जा रही है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। इसी का उल्टा जरा कर देते हैं, ये बहुत गहरी बात है, हमें कोई नहीं बताया था, लेकिन आप जान लीजिए कि अगर ये करंट को हम रिवर्स करते हैं, ये तो करंट को जरा रिवर्स कीजिए, यहां भी रिवर्स कर दीजिए,
तो इसको लिख देते हैं आई एल डैश, और यहां पर जो करंट ये डिलीवर करेगा उसको मैं लिख देता हूं आई सी डैश, जो बाहर निकल रही है। तो ये वाली करंट जो कंज्यूम कर रहा था वो 90 डिग्री लैग कर रही है, तो जो रिवर्स होगी करंट, जो ये सप्लाई वोल्टेज को देगा, तो वो करंट क्या हो जाएगी, इस वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। और ये जो डिलीवर कर रहा वो 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। तो क्या कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ये है कि इंडक्टर कंज्यूम्स लैगिंग करंट या लैगिंग पावर एंड डिलीवर्स लीडिंग करंट या लीडिंग पावर। सिमिलरली कैपेसिटेंस कंज्यूम्स लीडिंग कैपेसिटर कंज्यूम्स लीडिंग पावर, या ये कहिए कंज्यूम्स लीडिंग करंट, और डिलीवर्स क्या डिलीवर करता है, लैगिंग करंट। ये क्या करता है, लैगिंग करंट को देगा और लीडिंग को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। क्यों करते हैं, क्या होता है, जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब बता देंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करते कैसे हैं। ठीक, तो इन्हीं बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके किया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, वो ये डालिए, पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल, ये हमारा वोल्टेज है। मान लेते हैं कि करंट लीड कर रही है, तो करंट इससे फाई या थीटा डिग्री, थीटा या फाई जो भी आप मानना चाहें, वो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। करंट का एक कंपोनेंट वोल्टेज के फेज में होगा, जिसे आप आई कॉस थीटा लिख रहे हैं तो कॉस थीटा लिखिए। करंट का एक फेज जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। तो याद रखिएगा, करंट का एक्टिव कंपोनेंट वो होता है जो वोल्टेज के फेज में होता है। क्या होता है, वोल्टेज के फेज में होता है। करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के फेज में होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। और करंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज से 90 डिग्री पर होता है, चाहे वो लैग करे और चाहे लीड करे, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट के एक्टिव कंपोनेंट के कारण जो पावर कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर को डिनोट करते हैं P से, तो हो जाएगी क्या, वी आई कॉस थीटा। अगर आप थीटा लिखते हैं तो थीटा लिखिए, फाई लिखते हैं तो फाई लिखिए। थीटा और फाई वही है जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। ठीक, करंट का वो कंपोनेंट जो रिएक्टिव कंपोनेंट है, रिएक्टिव कंपोनेंट जो पावर कंज्यूम करेगा उसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। और उसको डिनोट करते हैं Q से, तो ये हो जाए वी आई
साइन थीटा। इसकी यूनिट होती है वाट और इसकी यूनिट होती है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। VAR से इसको डिनोट करते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है अपेरेंट पावर, जिसको कहते हैं S से अपेरेंट पावर। वो होता है इन दोनों का रिजल्टेंट V। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक, तो पावर ट्रायंगल में ये है P, ये है Q और ये है S। ये है थीटा, थीटा या फाई जो भी आप कहिए। इसकी जो यूनिट होती है अपरेंट पावर की वो होती है VA, वोल्ट एम्पियर। ये यूनिट याद रखिएगा। तो यहां से अगर मैं VA पता है आपको तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? S cos थीटा और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? S sin थीटा। जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। आप थीटा लिखना हो थीटा लिखिए, फाई लिखना हो फाई लिखिए। इसी एंगल को का कॉस ले लेंगे तो हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, पावर फैक्टर थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है। थीटा तो एंगल है। ठीक, तो आज की कहानी समझ में आ गई। तो हमें आज हमने क्या क्या पढ़ा? R, L और C का बिहेवियर देखा और उसके बाद क्या किया? पावर फैक्टर पढ़ा, पावर ट्रायंगल पढ़ा और उनका बिहेवियर में हमने ये देखा कि L और C कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। ठीक, नेट पावर कंजम्पशन क्या है उनका? 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम आगे इसका न्यूमेरिकल करेंगे R, L और C का, और फिर उसके बाद हम 3 फेज सर्किट में प्रवेश करेंगे। 3 फेज के पहले एक रेजोनेंस टॉपिक रह जाता है, उसको भी हम कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हों तो कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिएगा, पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।